हेलो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों की नहीं चल रही है, जिन लोगों ने अभी करनी शुरू की है, तो तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि पढ़ाई करने का अपना खुद का एक अलग मज़ा होता है। जैसे हर चीज़ का होता है, वैसे एक पढ़ाई करने का, एक स्ट्रगल करने का भी अपना एक बहुत अच्छा मज़ा होता है। ठीक है? तो हम 17 सेट तक हम कर चुके थे। आज हम 18 सेट से क्या करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। तो करें, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है? टू फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फोर्सेस की बात हो रही है। हम लोग पहले भी फोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं। एफ इज टू क्या होता है, एम ए होता है। क्लियर है वाली बात? फोर्स क्या होता है हमारा? किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। फोर्स की यूनिट पूछी गई है आप लोगों से, तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन आएगा। लेकिन यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है जो मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो हम पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में, थोड़ा सा उसको रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है क्या होता है, वो लोग पता है क्या किया करो? जो भी तुम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चलता है ना, एक शीट उठाओ और उसमें ना लाइनिंग वाली खरीदना है, कहते हैं आती है ना लाइनिंग वाली, जो फाइल बनाने के काम आती है, वो वाली उठाओ और उस पर लिखते चलो। जैसे कि आज तुम लोगों ने सबसे पहले मैम ने क्या बोला, एफ इक्वल टू एम ए बोला, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख लिया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट लिख ली। इधर क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर अब आगे आएगा कि वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो न्यूटन सेकंड लॉ ने ये बताया था, तो वो लिख लिया। ऐसे करके करते हुए चलो, या छोटी सी डायरी खरीद लो 10-20 रुपए की, वो ऐसे ही सेम मैथ्स में बनाओ अपना फॉर्मूला शीट की। कोई भी क्वेश्चन था, वो कैसे करके ड्राइव हुआ और कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस हैं, किस किस क्वेश्चन में हम कैसे करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है वाली बात? कैसी किस चीज की कैलकुलेशन इजी हो सकती है। सिमिलरली रीजनिंग का बनाओ पूरा। रीजनिंग तो शायद जो 10 रुपए वाला एक पॉकेट डायरी आता है ना, तो उसी में उसके जितने भी लॉजिक्स है ना, सारे के सारे उसी में ही आ जाएंगे, वो सारे के सारे। क्लियर है आप लोगों को? तो करते हैं हम शुरू। ठीक है? अब ये बोला था फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज। जो दो बॉडी के बीच में क्या लग रही है? फोर्स। सपोज करो ये क्या है, हमारी एक बॉडी है कोई भी। ठीक है? ये डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? इस पे क्या लग रहा है? फोर्स सामने से लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स। दो फोर्स लग रही है। फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज हैं और एक यहाँ पर भी एक बॉडी है, वो भी अपना क्या लगा रही होगी? फोर्स लगा रही है। ये भी अपना फोर्स लगा। कहने का मतलब है, दो अच्छे ताकतवर इंसानों के बीच में क्या हो गई है? लड़ाई हो गई है। और उन दोनों का फोर्स कैसा लग रहा होगा एक दूसरे पर? बराबर कोशिश कर रहे होंगे ना कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा दोनों का। और कैसा लगेगा? फोर्स भी कैसा होगा? इक्वल। तभी तक वो चीजें होती रहेंगी, लड़ाई चलती रहेगी। कब लड़ाई खत्म होती है, कब कोई कब हारता है, तब उसका फोर्स क्या हो, जो उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कि पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, वो लोग अपने सैनिक और घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह को लेकर के चलते थे। जिसके पास कम सेना होती थी वो क्या होता था? हार जाता था। और जिसके पास ज्यादा होती थी तो वो जीत जाता था। लेकिन अगर दोनों की बराबर है, तो तब तक वो क्या होती थी? लड़ाई चल रही होती थी। क्लियर है वाली बात? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारा। ठीक है? फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज। कैसी होती है वो? इक्वल होती है। और कैसी होती है? अपोजिट होती है डायरेक्शन में। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है? ये कौन बताता है हमें? ये बताता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, बताता है हमें। ठीक है? एवरी एक्शन हैज क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? उसका रिएक्शन होता है। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो दूसरा भी क्या मारेगा? थप्पड़ ही मारेगा। ये क्या है? हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है? पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें, पहला जो ऑप्शन है, अनइक्वल एंड अपोजिंग डायरेक्शन। देखो, अनइक्वल होगी तो अनइक्वल की बात ही नहीं हुई थी। उसमें बोला था कि रिएक्शन होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसका तुरंत रिएक्शन मिलना चाहिए। कहने का मतलब है इक्वल है। और कैसा है? अपोजिट है। इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। और आइसोलेटेड फोर्सेस। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? कि ऐसा है ही नहीं कुछ। आइसोलेटेड वर्ड तब यूज होता है। ठीक है? आगे चलते हैं अब हम। अ ग्राफ शोइंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर देखो वेलोसिटी और हमें टाइम का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कब पॉसिबल है? तब उस इक्वेशन में क्या आना चाहिए? वेलोसिटी भी आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? टाइम भी आना चाहिए। पहला है हमारा ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी डिस्टेंस बोलेंगे। क्या मुझे डिस्टेंस के साथ बनाना है? नहीं बनाना है, तो ये ऑप्शन जाएगा? नहीं जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाना है? नहीं। मेरे से तो पूछा है किसका? टाइम का पूछा है। किसका पूछा है? टाइम का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, वेलोसिटी क्या होगा? टाइम ग्राफ जाएगा। क्या वेलोसिटी स्पीड का पूछा है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा? सी ऑप्शन चले जाएगा। कौन सा होगा हमारा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किस इक्वेशन से मिलता है? v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होती है हमारी? 80। याद होगी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। शायद 7th या 8th टाइम आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को करना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
ये नहीं हो। Which of the following equation establish the relation between position and velocity? पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में कौन सा मतलब हमारी इक्वेशन स्टेब्लिश हो रही है यहाँ पर। देखो पहले वाले ऑप्शन पे चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, और ये किसके बीच का है, टाइम के बीच का है, तो ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है। वेलोसिटी और किसके बीच का है, ये टाइम के बीच का है, जबकि हमसे पूछा किसका है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, पोजीशन है, कोई हमें पोजीशन बता रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है हमारी वेलोसिटी, और ये वाला क्या है, ये तो इक्वेशन ही गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। पहला वाला हमारा किसके बीच का होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन और किसका होता है, टाइम का होता है। ये किसका है, वेलोसिटी और टाइम का है, और ये वाला किसका होता है, पोजीशन और वेलोसिटी का है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। मैं ना आप लोगों को इसमें एक वी होती है और एक हमारी क्या होती है, यू होती है। वी वाली होती है वो हमारी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और यू होती है वो हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो टी है वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। एस क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं। क्लियर है वाली बात। और ए क्या होता है हमारा, एसिलरेशन होता है। क्या होता है, एसिलरेशन। यही इक्वेशंस होती हैं ग्रेविटेशन में जाकर के, एक ही जगह पर हम क्या लगा देते हैं, जी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक ही जगह पर जी लग जाता है। क्लियर है वाली बात, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। द मोशन ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडेड रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ से ना कोई रास्ता है, जिगजैग जिगजैग क्या है ये रास्ता है, यहाँ से ना इस बस को जाना है, और बस के आगे ना बहुत ज्यादा भीड़ खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा। जैसे अभी कुंभ के मेले में है ना भीड़, सिमिलर वैसे ही है कुछ। तो बहुत ज्यादा भीड़ है और बस को ना इसको इससे होकर के निकलना है। तो बस पहले क्या करेगी, जहां जहां खाली रास्ता है, जहां जहां क्या है, खाली रास्ता है, वहीं वहीं से क्या करना चाहेगी, वो मुड़ना चाहेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे चलती है ये। यहाँ से चलिए बस ऐसे जिगजैग जिगजैग, कभी स्पीड ज्यादा होगी फिर कम करना पड़ेगा उसको, फिर तेज करेगी फिर कम करना पड़ेगा, फिर तेज करेगी फिर कम। तुम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन भी क्या हो रही है, साथ में चेंज हो रही है हमारी डायरेक्शन भी। क्लियर है वाली बात। क्या ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म में, सर्कुलर है, लीनियर है, या फिर यूनिफॉर्म है। सबसे पहले हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है हमारे पास ऑप्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, जिसमें स्पीड क्या होती रहे, कम ज्यादा होती रहे, साथ में क्या हो रही हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे कम ज्यादा हो रही है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, ए चला जाएगा। उसके बाद से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा रोड खाली रहता है और इसको बिल्कुल चलना है, अब सीधे चलते चलो, जहां भी चलना है चलो, सेम स्पीड के साथ चलती है, ठीक है। सर्कुलर कहाँ पे होता है, सर्कुलर मोशन होगा, या कहते हैं कोई भी चीज है वो सर्कुलर घूमे जा रही है। लीनियर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलने को क्या बोलते हैं, हम लीनियर मोशन बोला जाता है। क्लियर है वाली बात। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलते हैं, हम लीनियर बोलते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। देखो मास की डेफिनेशन क्या है, तब तुम लोग नाइन्थ में आए होंगे या टेंथ में, जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास के बारे में पढ़ाया जाता है। मैटर सबसे पहले चैप्टर आता है, मैटर नाइन्थ में ही आता है। मैटर क्या होता है ना कि उसमें हमें बताया जाता है कि मैटर कैसे क्या है। वही सेम यहाँ पे भी मास है, तो किसके बराबर है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, मैटर, मतलब इसमें कितना वेट है, जो भी है। वेट क्या होता है हमारा, वेट में हमारा लग जाता है क्या, मास के साथ क्या लग जाता है, ग्रेविटेशन लग जाता है, जो क्या होता है हमारा mg होता है। क्लियर है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम उसका, मास बोलते हैं। पहला ऑप्शन है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शन लेस। क्या डायरेक्शन लेस होता है, ये पागल है, मैग्नीट्यूड होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सम। द मास ऑफ कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बैलेंस। के बेसिस पे द मास कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बैलेंस। दोनों ही ऑप्शन शायद सेम है, दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। क्लियर है वाली बात। जो हमारा मास है वो क्या है, हमारा मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं हम। इन नेगेटिव एक्सिलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। देखो कोई भी बॉडी है वो क्या हो रही है, एक्सिलरेट हो रही है। एक्सिलरेट अगर वो आगे की तरफ जा रही है तो फिर क्या होता है, वो हमारा पॉजिटिव एक्सिलरेशन हो रहा है कि हाँ इंक्रीज हो रहा है। अगर वो रुकी हुई है, वेलोसिटी अगर उसकी क्या है, जीरो है, अगर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी था ना इसका फॉर्मूला एक्सिलरेशन का, क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये बॉडी है, जो भी है आगे जा रही है, एक्सिलरेट कर रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्सिलरेशन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव आता है। लेकिन नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। और रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कब रहती, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और जीरो कब हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है वाली बात।
What is the upward force exerted by the water on the bottle containing is called? जो अपवर्ड फोर्स क्या हो रही है वो पानी से लग रही है किसपे बॉटल पर, उसको हम क्या बोलते हैं? पानी में लगने वाली फोर्स हमारी कौन सी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आया वाला, क्या होती है हमारी? बायोवेंट फोर्स होती है। या आप लोग पहले भी कर चुके हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। सभी लोग पुराने वाले सेशंस को देख करके आओ, जितने भी हमारे अब तक 17 हो चुके हैं, आज 18th है, तो फिर जितने भी सेशन है आप लोग प्लीज देख करके आओ। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना मुझे कराने की जरूरत ही नहीं होगी, आप ही लोग कर लिया करोगे मुझसे पहले, ठीक है? क्लियर वाली बात, आगे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? जो वेलोसिटी है वो हर इंस्टेंट का कहने का मतलब क्या है? हर एक सेकंड में क्या होने लग रही है? चेंज होने लग रही है। और जो एवरेज वेलोसिटी है, जो भी उसका जो टाइम डिफाइंड है उसमें क्या हो रही है? वो एवरेज किया हुआ है उसका। आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस जो हर एक सेकंड में चेंज आ रहा है, एवरेज में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तो गिवन होगा ना, वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी। ऐसा कब होगा कि दोनों ही क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कब हो सकता है ऐसा? हैज वेरिएबल एसिलरेशन हो या फिर जीरो एसिलरेशन हो, मूविंग इन अ सर्किल हैज यूनिफॉर्म एसिलरेशन। ऐसा कब हो सकता है? तब उनके पास क्या हो? जीरो एसिलरेशन। क्यों जीरो एसिलरेशन बोला है? क्योंकि एसिलरेशन बराबर क्या होता है? v/t होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। तो हमारी वेलोसिटी ही नहीं रहेगी, एसिलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। क्या कहते हैं? क्लियर है वाली बात, समझ में आए? तो कैसी एसिलरेशन होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर वेरिएबल एसिलरेशन आई, वेरिएबल एसिलरेशन कब आएगी? टाइम भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। और मूविंग इन अ सर्किल, तो सर्कुलर मोशन हो जाता वो। हैज यूनिफॉर्म एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है सेम है, सेम, लेकिन इंस्टेंटेनियस के साथ तो टाइम चेंज हो रहा होगा ना बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ऐसा कौन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन। तब हम पैडलिंग करते हैं तो क्या होता है? जो बाइसाइकिल है वो क्या होने लगती है? स्लो होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है ये? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है। व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर रिसीव्स अ बैकवर्ड जर्क। वो क्या, जब बस चल रही होती है तो फिर क्या होता है? हमको फील होता है जैसे बस चल रही है, तो हम अगर खड़े हुए हैं तो फिर क्या जाते हैं? हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। अगर बस रुकती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ। कहने का मतलब ये, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। जो चीज किसमें है, जो मोशन है वो मोशन, जो रेस्ट में है वो किसमें रहना पसंद करेगी? रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। तो वही होता है हमारे साथ भी। हमें फील होता है कि हम मोशन में, तो हमारी बॉडी मोशन में रहने का होता है, लेकिन वो अचानक से स्टॉप करता है तो हम, कहाँ धक्का लगता है हमें? कहाँ लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप लोग बस वगैरह में बैठे हो, ठीक है? वैसे भी यहाँ पे बताया हुआ है, सडनली पैसेंजर रिसीव्स अ बैकवर्ड जर्क। हमें क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का फील होता है, क्योंकि हम तो बैठे हुए थे, रेस्ट पे थे, और वो हमें लेकर के जा रहे हैं, इसलिए हम किधर जाते हैं? पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है? लॉन्चिंग अ रॉकेट। अभी अगला क्या है हमारा? लॉन्चिंग अ रॉकेट। लॉन्चिंग अ रॉकेट ये किसका है हमारा? न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। किसका है ये हमारा? न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। While catching a fast moving cricket ball, the fielder gradually puts his hand backwards with the moving ball। ऐसे किस लिए होता है कि वो उसको कैच लेना होता है? वो पीछे की तरफ अपने हाथों में करता है। क्यों करता है वो ऐसे? क्योंकि वो टाइम को क्या हो रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है, जिससे कि टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, और जो फोर्स लगेगी ना उसके हाथों पर आकर के वो कम लगेगी। उसके चोट है जो वो हाथों पे क्या लगेगी? कम लगेगी। हमसे पूछा था क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का कौन सा है हमारा? बी है, ठीक है? क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब। व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स When the angle between the force and displacement is 90 डिग्री the work done is। देखो ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में आया था। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एफ डी कॉस थीटा था या नहीं था? था ना, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, जो कितना है? 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? सी चले जाएगा। देखो वर्क डन पॉजिटिव बताया हुआ है, और एक इसमें नेगेटिव, और एक क्या है? न्यूट्रल है। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? ये वाली बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये वाली बात मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अब हम। ब्लैंक एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इनमें से कौन सा है जो क्या करते हैं?
जो हमारा फैट है उसको तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन कहाँ पे मिलता है, हमारे पैनक्रियाज में मिलता है। कहाँ मिलता है, हमारे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या काम करता है, ये प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है। सिमिलरली जो हमारा पेप्सिन है ये कहाँ मिलता है, स्टोमक में मिलता है। कहाँ मिलता है, हमारे स्टोमक में मिलता है, जो क्या करता है, प्रोटीन्स को ही तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होते हैं, हमारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, हमारे वही है जो हमारे फैट को तोड़ने में मदद करते हैं। जो बाइल सॉल्ट्स है उसको कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। और स्टोर कहाँ पर जाकर होते हैं, ये होते हैं स्टोर कहाँ पर जाकर होता है, ये गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर होता है, ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। सेथ सी है हमारा क्या, HCl। ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। जितनी माइक्रोस बैक्टीरिया वगैरह हार्मफुल आते हैं उनको क्या करता है, मारने में मदद करता है ये। साथ ही साथ जो हमारा स्टमक है, जो हमारा क्या है, स्टमक है, उसके पास क्या होती है, लेयर होती है। किसकी, म्यूकस की लेयर बिछी हुई होती है। तो उसके बाद से क्या होता है, HCl। वरना हमारे बहुत ज्यादा एसिडिक होता है कि ये अल्सर वगैरह भी क्या करने लग जाता है, पैदा करने लगेगा। ठीक है, हो जाता है ना कभी कभी अल्सर, कभी वो एसिडिटी हो जाती है, तब इसका ओवर सिक्रेशन हो जाता है। किस चीज का, HCl का। तो हमें क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following is are not an endocrine gland in our body? सबसे पहले हमारा समझना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है। दूसरा हमसे पूछा गया है नॉट, इनमें से कौन सी नहीं है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे, नॉन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। और किस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ये ट्रेसेस ऑफ अमाउंट में प्रोड्यूस है। कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या होती है ये हमारी, डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास कोई ग्लैंड वगैरह नहीं होती है। जो भी इनका सीक्रेशन है डायरेक्टली हमारे ब्लड में क्या कर दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है। डायरेक्टली ये हमारे ब्लड में जाते हैं, इनका जो भी सीक्रेशन है। वहीं जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती है। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शंस है। सबसे पहला थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी और क्या, सिलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डी ऑप्शन है वही सही है, सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड कैसी हमारी, एक्सोक्राइन है। क्यों है ये एक्सोक्राइन, क्योंकि इनके पास क्या है, ग्लैंड से सिलाइवरी ग्लैंड। जो भी हमारा क्या कहते हैं सलाइवा है, सीक्रेट होता है, वो सारा कुछ माउथ में क्या प्रेजेंट है, हमारी सिलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पर है, ये आप लोगों को पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं कि क्या है ये हमारी कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी भी क्या है, एंडोक्राइन है। एड्रेनल भी क्या है हमारी, वही है, क्या कहते हैं, एंडोक्राइन है। जो हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, एक तो T3 करता है और एक कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ये T4 सीक्रेट करता है। ठीक है, जो अगर किसी में अगर हाइपरथायरोडिज्म हो जाए या फिर हाइपोथायरोडिज्म, कहने का मतलब है अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसमें थायराइड हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो बच्चा कैसा पैदा होता है, उसका मेंटल रिटार्डेशन होती रहेगी, उसके हाथ पैर अजीब से बन करके आएंगे, और जो उसका इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है वो भी क्या नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर हाइपरथायरोडिज्म हो जाता है तो डिजीज का नाम क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। कौन सी होती है, ग्रेव्स डिजीज। ऐसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसके रेगुलेशन में चलती है, ये चलती है हाइपोथैलेमस। सपोज करो ऊपर क्या बैठा हुआ है हमारा, हाइपोथैलेमस, इसके बीच में एक डंडी लगी होती है और फिर नीचे क्या बैठा रहता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी हुई होती है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें ये सीक्रेट करती है हमारे ग्रोथ हार्मोन को करती है ये। और जो हमारा थायराइड है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी यही रखती है अपने पास। LH हो गया और क्या हो गया, FSH, जो हमारे गोनेडोट्रोफिन्स हैं इनको भी क्या करती है, यही सीक्रेट करती है, सारा कुछ काम यही करेगी। ठीक है, उसके बाद से जो भी हमारा उसका काम है, पिगमेंटेशन का काम है, वो भी यही संभालती है। ठीक है, और जो भी ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ये सारा काम किसका है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर है, सपोज करो हमारी किडनी, किडनी के ऊपर ऐसे करके बनी होती है, वो क्या है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है। क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है। एड्रेनल ग्लैंड का जो यहाँ पे बताया हुआ है वो ये है कि जैसे कि एक सिचुएशन आ गई है ऐसी कि तुम्हें भागने की जरूरत है और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि तुम डर रहे हो, बहुत ज्यादा डर रहे हो, तो होता क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। सपोज करो तुम पढ़ रहे हो बैठ करके, तुरंत शेर आ जाए रूम के अंदर, या फिर कोई सांप वगैरह निकल गया, ऐसा कुछ खतरनाक सिचुएशन हो जाए, या फिर कोई भी तुम ऐसी बात सुन लो जिससे कि ना तुम्हें तुरंत भागने की जरूरत पड़े, तो वो क्या होता है उस टाइम पे, हमारा एड्रेनल
ग्लैंड है वो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, जिससे कि हमारा बीपी वगैरह क्या होता है, तेज हो जाता है, सांस तेज लेने लगते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने फेस किया ही होगा, वैसे तो मोस्टली ने तो किया होगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। The gland which hangs by a thin stalk from the hypothalamus called the master gland. स्टॉक का मतलब क्या है? डंडी है। क्या है? डंडी। कहने का मतलब है ऊपर क्या बैठी हुई है हमारी? हाइपोथैलेमस। डंडी लगी हुई है बीच में, ये क्या है हमारे नीचे? पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन रेगुलेट करने लग रहा है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे दो तरह के हाइपोफाइसिस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। और एक क्या होता है हमारा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है, जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस है वो डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं होता है। बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। इसमें बस थायराइड ग्लैंड है जो किसके उसमें आएगी? एडिनो हाइपोफाइसिस के उसमें आती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, कौन सी आएगी? ये हमारे आंसर क्या आएगा? पिट्यूटरी आएगा। एड्रेनल ग्लैंड अभी बताया। पेनक्रियास बता देती हूँ क्या है। पेनक्रियास देखो क्या होता है। पेनक्रियास जो भी तुम लोगों ने डायबिटीज वगैरह सुना होगा सारा कुछ, वो क्या है हमारा? पेनक्रियास है। पेनक्रियास में दो तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो। एक अल्फा होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे? बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। एक अल्फा सेल्स होते हैं और एक कौन से होते हैं? बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? ग्लूकागॉन होते हैं। कौन से होते हैं? हमारा ग्लूकागॉन होता है। और एक क्या होता है? बीटा सेल्स होते हैं हमारे क्या? इंसुलिन। क्या होते हैं हमारे? इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन है वो होता है हमारा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कैसा होता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कहने का मतलब है ब्लड में जो हमारा शुगर लेवल है उसको क्या कर देता है? ये इंक्रीज करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। वहीं जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कैसे काम करते हैं? अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब है एक दूसरे के खिलाफ काम करना। एक दूसरे क्या करते हैं? ये खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या कराने के लिए जाते हैं? इंसुलिन वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कर देता है, और इंसुलिन क्या कोशिश करता है? कम करने का। लेकिन इंसुलिन तब काम नहीं कर पाता अच्छे से, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। क्लियर है वाली बात? ठीक है। एड्रेनल अभी बताया था मैंने। पिट्यूटरी हो गया। थायराइड। देखो एक थायराइड होता है, एक और नाम तुम सुनोगे इसी के सिमिलर, एक होता है हमारा पैराथायराइड। क्या होता है हमारा? पैराथायराइड। ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे काम करते हैं? एंटागोनिस्टिक। जो थायराइड है वो क्या, ये जो पैराथायराइड है जो हमारी बोन्स हो गई, जितना भी खाना पीना जो भी है हमारी बॉडी में, जहां से भी कैल्शियम आ रहा है सारे कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? सारे के सारे कैल्शियम को ये रीएब्सॉर्ब करेगा। रीएब्सॉर्ब करने के बाद से ब्लड में किसका अमाउंट बढ़ा देगा? ये कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देगा। जबकि हमारी बोन्स को भी तो जरूरत है ना कैल्शियम की। फिर वो कैसी हो जाती है हमारी बोन्स? बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और बहुत जल्दी क्या होने लगती है? टूटने लगती है। भाई थायराइड ग्लैंड अगर ये बढ़ा रहा है ब्लड कैल्शियम लेवल को, तो ये क्या करता है? कम करता है। किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डवार्फिज्म? देखो डवार्फिज्म किसका, इसका मतलब क्या होता है? जो छोटे हाइट वाले लोग होते हैं उसका मतलब क्या होता है? डवार्फिज्म। जो बहुत छोटे रह जाते हैं, ठीक है, जिनकी नॉर्मल हाइट भी गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से होता है ये हमारा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर है? हमारे पिट्यूटरी। कौन सीक्रेट कर रहा है ये वाला हार्मोन? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है अगर ये ज्यादा हो जाए या फिर क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर ये ज्यादा हो जाए तो डिजीज का नाम क्या होता है? एक्रोमेगली। अलग ही मतलब उसका डिस्फंक्शन कर देती है ऑर्गन्स उसके, मतलब जो हाथ पैर है ना, हाथ लंबे लंबे हो जाएंगे, पैर लंबे लंबे हो जाएंगे। जो एक एक्चुअल बॉडी पोस्चर होता है ना वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। अजीब सा फेशियल जो बोन्स है वो अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नॉर्मली लोगों का तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का ऐसा होता है बिल्कुल एकदम स्क्वायर या फिर फ्लैट, बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर कम हो जाता है तो क्या कर देता है? वो डॉर्फिज्म बोल देता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? स्टंट ग्रोथ। क्या बोल सकते हैं? स्टंट ग्रोथ। स्टंट का मतलब क्या है? ग्रोथ उसकी रुक गई है, ठीक है। तो क्या ये पेंक्रियास कर रहा है? नहीं, पेंक्रियास नहीं कर रहा है। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है? पिट्यूटरी ही ग्लैंड ही कर रहा है। थायरोक्सिन नहीं करेगा। थायरोक्सिन कहाँ है? हमारा थायराइड ग्लैंड। और ये एड्रेनलिन क्या है? मैंने आप लोगों को भी बताया था, ये वही हार्मोन है जो हमारे फाइट और फ्लाइट के टाइम पे क्या आता है? काम आ जाए। किसी से लड़ाई हो जाए तो एक साथ से गर्मी से आने लगती है ना शरीर के अंदर पूरे, मतलब ऐसा लगता है कि खून बहुत ज्यादा गर्म हो गया। वही जो फीलिंग है वो कौन दिलाता है हमें? एड्रेनलिन ही दिलाता है। क्लियर है वाली बात? बीपी क्या हो जाता है हमारा? हाई हो जाता है उस टाइम। विच ग्लैंड हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन दी बॉडी? देखो वही क्वेश्चन आ गया अभी जिसकी बात हो रही थी। ब्लड प्रेशर कौन है जो हमारा इंक्रीज करता है? क्या वो पेनक्रियाज है? पेनक्रियाज नहीं। क्या वो एड्रेनल ग्लैंड्स है? वो हमारी क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं हम? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड,
नहीं होते हैं, पिट्यूटरी नहीं है। देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में सुन लो, ये कौन सा हार्मोन करती है, मेलाटोनिन को सीक्रेट करती है। किसको करती है ये, मेलाटोनिन। ये क्या होता है, जैसे कि रात के टाइम में बोला जाता है कि लाइट्स को ऑफ करके सोया करो, अच्छी नींद आती है, ऐसे ही सोना चाहिए। जितना ज्यादा मतलब डार्क, जितना ज्यादा आपके अंदर मेलाटोनिन होगा ना, उतनी ज्यादा तुम लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी और ज्यादा देर तक नींद आती है। अगर तुम लोग उजाले में सोगे तो तुम्हारी नींद भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी, और जो उसका सीक्रेशन है वो भी ऐसे ही रहेगा। इसीलिए बोला जाता है अंधेरे में सो, बिल्कुल अच्छे से सो, लेकिन ठीक है, जैसे कि पूरा दिन में उठ करके पूरा एनर्जेटिक फील करके बहुत अच्छे से क्या कर पाओ, काम कर पाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर्स एन एनिमल्स फॉर फ्लाइट, कौन है जो फ्लाइट के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। अभी बताया था मैंने फ्लाइट के लिए कौन है, वो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियास, पीनियल, थायराइड, ये अभी हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें आप लोग, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ब्लॉक्स बताए थे आप लोगों को, ग्रुप्स बताए थे, और आप लोग पिछले वीडियो को देखकर क्या होगे, ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, कि कितने हैं, और साथ में क्या बताओगे, पीरियड्स भी बताओगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक जिगजैग करके क्या रखे होते हैं, हमारे मेटलॉइड्स रखे होते हैं, क्या रखे होते हैं, मेटेलॉइड्स, क्या रखे होते हैं हमारे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। जो मेटलेट्स की इस वाली साइड है, ये पूरी की पूरी, यहाँ पे क्या रखे होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स रखे होते हैं, क्या रखे होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स। सारे के सारे मेटल्स कहाँ रखे होते हैं हमारे, इस साइड रखे होते हैं। कहने का मतलब है जो लेफ्ट साइड है हमारी, उसमें क्या रखे हुए हैं, मेटल्स रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, और जो राइट साइड है उसमें क्या रखे हुए हैं हमारे, नॉन मेटल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ पे रखे हुए हैं हमारे, इसने क्या पूछा है, मेटल्स पूछा है, तो क्या बॉटम रो है, टॉप रो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ पे अगर नॉन मेटल कर देती क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या चले जाता, राइट साइड चले जाता, ठीक है। बॉटम रो और टॉप रो की अगर ये बात करता है, बॉटम में हमारा कौन सा ब्लॉक रखा हुआ है, वही क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग मुझे बताओगे कौन सा हमारा ब्लॉक रखा हुआ है बॉटम में, ठीक है, जिसका आंसर क्या जाएगा, बॉटम रो। वो क्या है हमारा, एफ ब्लॉक होता है, क्या होता है वो हमारा, एफ ब्लॉक होता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, जो हमारे नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो कहाँ से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताए थे हमारे मेटल्स हैं और क्या है, नॉन मेटल्स। जो हमारे मेटल्स हैं वो इधर रखे हुए हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ है, हमारे इधर की तरफ रखे हुए हैं नॉन मेटल्स। किससे अलग हो रहे हैं, जो जिगजैग लाइन जा रही है वो किसकी जा रही है, मेटलॉइड्स की। अगर हम यहाँ से यहाँ इंक्रीज, अगर हम पीरियड में चलेंगे तो ही हमारे क्या होंगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होता है हमारा, मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं हमारे, इंक्रीज होते हैं। कौन से करेक्टर इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब इसने पूछा है कैसे करके हो रहे हैं, मैग्नीशियम टू बैरियम, मैग्नीशियम टू बैरियम कैसे रखे हुए हैं ये, एमजी के नीचे क्या रखा हुआ है, बैरियम। मैंने बताया था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। अब तो ये हम किस में आ गए, ग्रुप में आ गए, ग्रुप में आ गए तो हमारा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। पूछा है सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम इधर है हमारा, Na इधर है, और क्लोरीन उसी में आता है, इधर आता है क्लोरीन, क्लोरीन के ठीक नीचे है। और सोडियम किसके नीचे है, लिथियम के ठीक नीचे है। किस में जा रहे हैं हम लोग, पीरियड में जा रहे हैं। तो ये बताओ मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम अब किस में जा रहे हैं, पीरियड्स में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, पीरियड्स में। क्लियर है वाली बात, पीरियड में चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा पोटेशियम एंड सीजियम, मैंने तुम लोगों को बताई थी ली ना के रब से। सीजियम हमारा क्या है, ये रहा, और पोटेशियम का है, ये रहा। हम फिर से किस में आ गए, ग्रुप में, तो हमारा मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऑक्सीजन टू सेलेनियम, ऑक्सीजन टू सेलेनियम कैसे, ओ एस और एस ई, ये क्या होता है हमारा, सल्फर। फिर से हम आ गए, तो हमारा मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, कौन सी है जो एटॉमिक नंबर पे क्या है, बेस्ड है। क्या वो हमारा डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो क्या है हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव थी वो किस पे बेस्ड थी, हमारी एटॉमिक मास के ऊपर क्या थी, बेस्ड थी, किसके ऊपर, एटॉमिक मास। क्लियर है वाली बात। चलिए चलते हैं। हाँ, डोमिनियर जो हमारा है उसमें क्या था, जो एवरेज निकालना था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव में। कहने का मतलब है जो आठवां एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। द टेंथ एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिसेंबल्स द, देखो ये वाला भी बताया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, वही एट्थ वाले एलिमेंट की क्या करेगा, प्रॉपर्टी रिपीट करे। अगर कोई टेंथ पे
तो उससे पहले क्या होगा ऐसा कि वो 8th वाले क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा प्रॉपर्टी। क्या वो 9th होगा या 3rd होगा, 1st होगा या फिर क्या होगा, 4th होगा? कौन होगा? वो हमारा 3rd एलिमेंट होगा। कौन सा होगा? 3rd नंबर पे होगा। वही क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है। ब्लैंक इज द नंबर ऑफ शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड। देखो बता देती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हीलियम है, फिर ली ना और ये क्या है, के है। ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड। जैसे जैसे हम पीरियड में इंक्रीज होंगे, पहले वाले पीरियड में कितना होता है, एक ही सब शेल होता है, जो कि हमारा क्या होता है, के होता है। फिर सेकंड वाले में कितने सब शेल आ जाते हैं हमारे, दो, एक के होता है और एक क्या होता है हमारा, एल हो जाता है। उसके बाद से थर्ड वाले में कितने सब शेल हो जाएंगे हमारे, तीन सब शेल हो जाएंगे। क्या होगा हमारा, के, एल और क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वाले में कितने हो जाएंगे हमारे, चार हो जाएंगे। कहने का मतलब है सब शेल का नंबर किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, पीरियड के साथ। जैसे जैसे हम पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे सब शेल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें पूछा है ब्लैंक इज द नंबर ऑफ सब शेल फॉर द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के लिए हमें कितनी शेल्स की जरूरत पड़ेगी। कितने शेल्स है हमारे, एक, दो, तीन। कितने शेल्स आ रहे हैं हमारे, तीन शेल आ रहे हैं। ठीक है। पहले वाले में हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बोला हुआ है, ये वाली किसकी बात की हुई है, सेकेंड पीरियड की बात की हुई है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट्स। देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारी जिगजैग लाइन है, कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हमारे क्या रखे हुए हैं, मेटलॉइड्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं हमारे, मेटलॉइड्स। वही है हमारी जिगजैग लाइन। तो ये जो जिगजैग लाइन है वो क्या कर रही है, इधर हमारी क्या रखे हुए हैं, लेफ्ट में मेटल्स, और इधर क्या रखे हुए हैं हमारे, नॉन मेटल्स रखे हुए हैं। तो ये क्या, ये मेटल्स को हेलोजन से अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मेटल्स को मेटलॉइड से अलग कर रहे हैं, जबकि खुद ही क्या होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेटल्स को मेटलॉइड से नहीं, मेटल्स को किससे अलग कर रही है, नॉन मेटल से अलग कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा, डी चला जाएगा। ठीक है। तो आज का लिए बस सिर्फ यहीं तक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो और ऐसी और भी बहुत अच्छे सेशंस आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच।